कक्षा 10वीं के नवंबर के असाइनमेंट आ गया है, तो हिंदी के असाइनमेंट का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न में है मरिया प्रथा से सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो ये मरिया प्रथा क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मरिया प्रथा क्या होता है। मरिया प्रथा एक मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज कब दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो तब मृत्यु भोज दिया जाता है। तो यही क्या है, इसको मरिया प्रथा के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, इस टॉपिक में। अब मृत्यु भोज जब दिया, जब सी कुमार ने मृत्यु भोज दिया, तब क्या हुआ, उसने अपने जो खेत है ना उसको बेच दिया। तो क्या होगा, जब खेत बेचेगा, भाई खेत बेच के कोई मरिया भात खिलाएगा, मतलब मृत्यु भोज खिलाएगा, तो क्या होगा भाई, इंसान की स्थिति तो बदल जाएगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। मरिया प्रथा ने सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। तो देखो मरिया प्रथा अच्छा है प्रथा है कि खराब प्रथा है, भाई कुप्रथा है ना, ये होना नहीं चाहिए। क्यों, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु भोज यानी मरिया प्रथा का पालन करना पड़ रहा है और अपनी ज़मीन जायदाद को बेचना पड़ रहा है, तो फिर क्या मतलब भाई मरिया भात खाने। और यहाँ तक तो ये सोचो कि उसके यहाँ क्या हुआ था, दुख का कारण है भाई, दुख के कारण में, दुख में आप उसके पास मरिया भात ले रहे हो, ठीक है, मतलब मरिया प्रथा को आप ले रहे हो, वहाँ पे मृत्यु भोज ले रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। तो मरिया प्रथा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप इसका आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या क्या हुआ, मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है। अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आपको लिखना क्या चीज़ है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। तो दोनों टॉपिक को आप मैच कर दो, और मैच करके आप अच्छे से ना, बहुत अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अभी आप असाइनमेंट के लिए यही टॉपिक लिखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोठी में धान छलकत जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोठी में धान छलक जाए, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। आपको लोकोक्ति का सुस्पष्ट एक कोई भी आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। तो कोठी में धान छलक जाए, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप कोठी में धान छलक जाए, इसका एक मैं व्याख्या आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल छोटा सा व्याख्या, उसके बाद ये भी मैं बताऊँगा। पहले आप इसको समझ लो कि ये इसका टॉपिक अगर आ गया बाई चांस, तो आप क्या से लिख सकते हो। तो देखो अभी आप पढ़ कितने रहे हो, कौन से क्लास में पढ़े हो, आप 10th क्लास में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो, लेकिन आप अपनी तैयारी कितने नंबर के लिए कर रहे हो, या मान लो प्रतिशत के आप 80% के लिए कर रहे हो फिलहाल, लेकिन आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो कि आपका प्रतिशत आ गया 100। समझ में आ रहा है, कितना आ गया 100, मतलब तैयारी से भी अधिक प्राप्त करना, ठीक है, तैयारी से भी अधिक प्राप्त करना, इसी को कहते हैं कोठी में धान छलक जाए, ठीक है, या इसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रभाव। देखो अगर मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे तो नकारात्मक प्रभाव तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 80% के लिए तैयारी किए हो तो सकारात्मक प्रभाव ही आ गया, 80 से अधिक ही आएगा, कम आता है तो नुकसान है। लेकिन तैयारी अगर उससे ज़्यादा करते हो तो 81, 82, फिर 85, इस तरह से 100 तक के भी जा सकते हो। तो इसी को कहते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो इसी का अर्थ होता है कोठी में धान छलक जाए। चलो अब इसके जो उत्तर है उसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मक का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें, उसे एक नई दिशा दे। ठीक, समझ में आ गया, जो टॉपिक मैं बोलना चाहता था वही चीज़ ये भी समझा रहा है बस, लेकिन लिखना आपको ये वाला टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपको याद नहीं है तब उस टॉपिक का आप उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा का ये है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना, अर्थात परिस्थितियों में समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं है, समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता है, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए, यही जीवन की कृतार्थता है। मतलब हमें हर स्थिति में ढलना चाहिए, ये इस टॉपिक में कहा गया है। जो बांस के हरे पेड़ पौधे और ठूठ के माध्यम से जो समझाना चाहता था लेखक, ये कहना चाहता है कि आपको हर स्थिति का मतलब जितने कोई भी स्थिति हो उसमें आपको ससज्ज लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है, ये कहना चाहता है। मतलब आपको हर प्रकार से तैयार होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तानाशाही क्या है, तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखें। तो देखो तानाशाही की जीवन कैसी होती है, तानाशाही का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तानाशाही मतलब क्या है कि मान लो कोई अपने ही, ठीक है, अब जो कह रहा है वो चीज़ कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। समझ में आ रहा है, तानाशाही का मतलब क्या होता है,
आपके मान लो आपके टीचर बोल रहे हैं, तो आपके टीचर एक हिसाब से तानाशाही कर रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट नहीं ले जाओगे तो क्या करेगा वो, आपके घर में आपको घर में फ़ोन लगे या फ़ोन लगा के आपके पालक को बताएगा कि आप असाइनमेंट तैयार करके नहीं आ रहे हैं, या आपको स्कूल से निकाल दिया। ठीक है, जब तक कि आप असाइनमेंट करके नहीं आओगे तब तक के आप स्कूल नहीं आ सकते। तो यही होता है तानाशाही। समझ में आ रहा है? अगर शिक्षक ये कह रहा है, ये तो सिंपल चीज़ है, आपको ये करना है, लेकिन मैं एक हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि तानाशाही इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलो इसका एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं। जब मनुष्य परिस्थितियों में समझौता नहीं करता, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है, तानाशाही है। तानाशाही की जीवन शैली निरंकुश होती है। रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान न था। वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे। ठीक, समझ में आ गई ये चीज़, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वही टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। तानाशाही, ये लोग हिटलर है, रावण थे, ये हिटलर थे, क्या करते थे, अपनी बात को मनवाने के लिए प्रजा को मारा पीटा कूटा ये सब चीज़ करते थे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न में आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश का सप्रसंग हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे गद्यांश क्या है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। निर्झर कहता है कि बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही है, निर्झर यह झड़कर कहता है। ठीक, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं। तो चलो इसके संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जीवन का झरना से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री R.C. प्रसाद सिंह जी है। अब ये देखो, अभी जो आपके सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पार्ट 8 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर सिलेबस के हिसाब से लोगे तो ये पार्ट 8 में देगा, तो आपको क्या करना है, सिलेबस के हिसाब से ही ले लेना। ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक के माध्यम से भी उठा सकते हो, उसमें का पार्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, अब इसके सब प्रसंग ले लेते हैं, मतलब प्रसंग ले लेते हैं। तो प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह बताना चाह रहे हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। ठीक है, बस प्रसंग में आपको इतना लिखना है। इसके बाद इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति की इस सीख को तुम भी धारण करो और अविरल आगे बढ़ते रहो। जीवन में यौवनावस्था में ऊर्जा अधिक होती है, उत्साह व कुछ कर गुजरने की अभिलाषा होती है। यदि हम चुनौतियाँ लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। झरना हमें निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। रुकना मृत्यु की गतिहीनता का सूचक है। अब यहाँ पे विशेष दिया है, विशेष को भी देखना है हमें। ठीक है, विशेष को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप संदर्भ का जब भी आपको गद्यांश का सर्वप्रसंग व्याख्या करना होता है तो वहाँ पे आपको विशेष भी लिखना होता है। तो विशेष में क्या कहना चाहता है, विशेष बात क्या है, देख लेते हैं। गतिशीलता ही जीवन है, इस बात के महत्व को स्पष्ट किया है। दृष्टांत, अलंकार, तुकबंदी व पद लयात्मक है, भाषा में प्रवाह है। ठीक, अब निबंध भी आया है, तो ठीक है 3 निबंध है, आप देख सकते हो इन तीनों निबंधों को। अब मैं यहाँ पे स्वच्छता के बारे में आपको निबंध देता हूँ। ठीक है, स्वच्छता के बारे में आप देख लो, तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप लोग लिख लेना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्वच्छता के बारे में, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ वो टॉपिक कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, 3 पैराग्राफ में है, ये पहला पैराग्राफ है। यहाँ पे पहला पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे एक निशान, ठीक है, ऊपर की ओर जाते हो तो यहाँ पे को जो है वो दबा हुआ है। ठीक है, याद रखना, इसको को लिखा है ये। इसके बाद देखो यहाँ पे और है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में और दबा हुआ है, यहाँ पे और दिखाई नहीं दे, और पानी की तरह पहली प्राथमिकता है। इसके बाद यहाँ पे साथ दबा हुआ है। ठीक है, साथ रहते भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सबसे मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक मैं बोल रहा था वो ये है, आपको इसको लिखना होगा। ये क्या है, जब भी आप स्वच्छता के बारे में निबंध लिखते हो तो अगर इस टॉपिक को लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से नंबर दे सकता है जो भी चेक करने वाला है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप इसे 2 या 3 ही लिख लेना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको पता है कि क्या लिखना है, देखो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। स्वच्छता एक आदत, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखो, यह हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमें साबुन से नहाना, नाखून को काटना, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े आदि कार्य रोज करना चाहिए। तो देखो मैं 2-3 ने यहाँ पे पढ़ दिया, आपको समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ है, स्वच्छता के बारे में आपको ये जो आदत है इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हिंदी का असाइनमेंट मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के असाइनमेंट को देखेंगे।